हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एथनोमेथोडोलॉजी। तो इसको हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे, विद एग्जांपल स्टडी करेंगे इजी वे में, ताकि आप सबको आसानी से समझ आ जाए। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी 3 वर्ड से मिलके बना है एथनोमेथोडोलॉजी। एथनो मतलब किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पार्टिकुलर सोशो कल्चर ग्रुप के लोगों को एथनो बोला जाता है। मेथड इन द सेंस यहाँ पे इस मायने में यूज़ हो रहा है कि वो लोग जिन ये एथनो वाले जो पार्टिकुलर ग्रुप के पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या मेथड यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उनको अकम्पलिश करने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए। अकाउंटेबल में आगे एक टर्म जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अभी इतना ही याद रखें कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने के लिए, अकम्पलिश करने के लिए, चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो हो गया मेथड। ओलॉजी हो गया कि इस मेथड को ये जो पीपल यूज़ कर रहे हैं इसको डिस्क्राइब करना सिस्टमेटिक मैनर में, इन प्रैक्टिसेस को या मेथड को जो लोग यूज़ कर रहे हैं उस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको डिस्क्राइब करना। तो यहाँ अगर बेसिक सी एक इंट्रो लिखने के लिए अगर एथनोमेथोडोलॉजी को डिफाइन किया जाए, हालांकि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी, इसको कंप्लीट में इसी वीडियो के दौरान करूंगा। जब मैं आगे आपको चीज़ें क्लियर करूंगा तो वो चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगा। अभी हम ये कह सकते हैं कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या है। सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन, ये मैं इन्हीं 3 वर्ड से मिला के आपको बता रहा हूँ। सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड या एम्प्लॉयड बाय पीपल ऑफ ए particular group or community, particular group oblique community to accomplish their डे टू डे या डेली एक्टिविटीज़। अभी मैंने इधर से ये इन 3 वर्ड से ये डायग्राम, ये एग्जाम डेफिनेशन बनाई है, इसको हम अभी आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए पहले कुछ चीज़ें बेसिक आपको बता देता हूँ जो आपको एथनोमेथोडोलॉजी समझने के लिए ज़रूरी है। पहली अभी तक ये बात आपको पता चली कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या है। लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में क्या मेथड्स यूज़ करते हैं उनको एकम्प्लिश करने के लिए, उसको स्टडी करते हैं। हम उन मेथड्स को स्टडी करते हैं एज एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। ठीक है, हमारा काम ये है एज एथनोमेथोडोलॉजिस्ट उन लोगों के मेथड्स को स्टडी करना जो वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो पीपल हैं इन देयर एवरीडे एक्टिविटीज़ यानी इन देयर डेली एक्टिविटीज़ वो नेचुरल एटीट्यूड यूज़ करते हैं। नेचुरल एटीट्यूड में अपनी फिनोमिनोलॉजी वाली वीडियो में बताया था, ये वो एटीट्यूड होता है जिस अनक्वेश्चनिंग एंड अनक्रिटिकल एटीट्यूड है हम लोगों का, कि हम कॉमन सेंस नॉलेज को यूज़ करते हैं और उसको फार ग्रांटेड लेते हैं, उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जितने भी हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्शंस करते हैं, उन्हें बिना सोचे समझे हम जो है उनको कर देते हैं और वो ठीक भी कर देते हैं हम, क्योंकि हम उसमें कॉमन सेंस यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हम उस कॉमन सेंस को फार ग्रांटेड लेकर बैठे हुए हैं, उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं, उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। ठीक है, क्रिटिकल माइंड से उसको कभी हम जो है क्वेश्चन नहीं करते अपनी जो कॉमन सेंस नॉलेज है। ये जो डेली एक्टिविटीज़ लोग करते हैं इनमें कॉग्निशन नहीं यूज़ करते हैं वो। ठीक है, हालांकि अगर आप कोई स्पेशल एक्टिविटी ले लो जो आप कभी कभार करते हो, जैसे मान लो कि कोई क्रिमिनल है वो मर्डर करता है, कभी कभार वो किसी सेंस में जब मर्डर करेगा उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेगा, थिंकिंग करेगा, कॉग्निशन यूज़ करेगा, उस वक्त जो है वो अपनी कॉमन सेंस नॉलेज को अगर यूज़ भी करेगा तो उस कॉन्शियस वे में यूज़ करेगा, नेचुरल एटीट्यूड में वो बहुत कम यूज़ करेगा। लेकिन जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जो हम डे टू डे करते हैं, इतने हैबिचुअल हम होते हैं
कि विद इन सेकंड्स हम जो है अपनी कॉमन सेंस को यूज़ कर लेते हैं उसमें, और उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं विदाउट यूजिंग ओवर फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड, बट वी यूज़ ओवर नेचुरल एटीट्यूड। ठीक है, इसके बारे में मैंने अपनी फिनोमिनोलॉजी वाली वीडियो में भी बताया है। बट टू डू दीज एक्टिविटीज़ बट डू दीज एक्टिविटीज़ विदाउट मच प्रायर प्लानिंग नहीं करते हैं लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, थिंकिंग नहीं करते हैं, दैट इज़ वो कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ करते हैं विच इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, दे डोंट रियलाइज इट व्हेन दे आर यूजिंग इट। जब लोग अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी एक्टिविटी करने में, तो वो उस वक्त अपनी कॉमन सेंस को रियलाइज़ नहीं करते, वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अगर कोई मेरे को हैंड शेक करना चाहता है तो वो हैंड आगे अपना लाता है तो मैं उसको हैंड शेक कर दूंगा, इस विद इन सेकेंड्स में उसको हैंड शेक कर दूंगा। हालांकि मैंने इसमें कितनी कॉमन सेंस यूज़ करी होगी, किस तरीके से कॉमन सेंस के बेस पे इंटरप्रेट किया होगा कि इसका हाथ आगे बढ़ाने का मतलब है कि ये मुझसे भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं भी हाथ आगे बढ़ाऊं और इसके साथ हैंड शेक करूं। इसमें मैंने बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो मैं आगे बताऊंगा, जो इस सिंपल सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कॉमन सेंस यूज़ होती है, बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं, जिनके बारे में जो ये एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो अनअवेयर होते हैं, वो बिना सोचे समझे उनको फॉर ग्रांटेड लेके वो एक्टिविटी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, दिस कॉमन सेंस नॉलेज कंसिस्ट, इस कॉमन सेंस नॉलेज जो है लोगों में, इस कॉमन सेंस नॉलेज में बहुत सारे नॉर्म्स भी होते हैं, बहुत सारे रूल्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। ठीक है, कि हमें कैसे कौन सी सिचुएशन में बिहेव करना है, ये हमारी कॉमन सेंस नॉलेज में पहले से मौजूद होता है, और इसी को हम यूज़ करते हैं जब हम बिहेव कर रहे होते हैं एक पार्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते इन नॉर्म्स के बारे में। हाँ, हम इनके बारे में कॉन्शियस होते हैं जब ये नॉर्म्स कभी ब्रेक हो जाएं। ठीक है, तब हम इसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, अच्छा ये भी एक नॉर्म था जो मैं फॉलो कर रहा था आज तक, लेकिन आज जब ये ब्रेक हुआ, एक टेंशन क्रिएट हुई, एक डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, मेरी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो मैं उस नॉर्म्स के एग्जिस्टेंस का मुझे पता चलता है। ठीक है, मान लो कोई हाथ बढ़ाता है और मैं उसको हाथ शेक करने के बजाय, ठीक है, कुछ और एक्टिविटी आगे से करता हूँ, तो वहाँ पे एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। हमारी जो कन्वर्जेशन है, जो उसके साथ हमारी जो इंटरेक्शन थी वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी, उसमें एक डिसऑर्डर आ जाएगा। कोई मेरी तरफ स्माइल करता है तो मैं आगे से उसकी तरफ गुस्सा कर देता हूँ, तो जो हमारी कन्वर्जेशन है, जो इंटरेक्शन हो रही है, सोशल इंटरेक्शन, वो वहीं ब्रेक हो जाएगी, वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें मैंने एक नॉर्म्स जो थे कॉमन सेंस के बेस पे, जिसके स्माइल के बदले स्माइल करना है, वो मैंने तोड़ दिया। हालांकि इसके बारे में मैं अवेयर नहीं था, लेकिन जब मैं तोड़ रहा हूँ उसकी वजह से जो एक्टिविटी में आर्डर था, आर्डर के सोशल आर्डर के बेसिस पे एक आर्डर्ड फैशन में एक एक्टिविटी हो रही थी, वो अब मुकम्मल नहीं हुई, वो टूट गई। इस वजह से मैं उस नाम्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कॉन्शियस हो जाऊंगा जब वो टूटेगा। नॉर्मली जब तक हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक ऑर्डर्ड फैशन में उसको एकम्प्लिश कर रहे हैं, तो हमें पूरी सोसाइटी में एक आर्डर दिखेगा, सब एक्टिविटीज आर्डरली हो रही हैं, और हम उस वक्त कॉन्शियस नहीं होंगे अपने नाम्स के बारे में, क्या नाम्स फॉलो करें, क्या कॉमन सेंस नॉलेज फॉलो करें। अगर हम लोगों से पूछेंगे कि आप क्या नाम्स यूज़ कर रहे हो, तो अपनी एक्टिविटी को एक पार्टिकुलर सिचुएशन में एकम्प्लिश करने के लिए, तो दे मे नॉट बी एबल टू पॉइंट आउट ऑल दीज नाम्स, वो लोग जो हैं ये सारे नाम्स पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैं जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैं बहुत सारे नाम्स, बहुत सारी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ कर रहा हूँगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे वीडियो अपलोड करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब मैंने एक सिंपल से एक्ट में मैंने बिना सोचे समझे ये मैं एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा हूँ। हालांकि इन चीज़ों को मैंने कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में ये हैं एज ए कॉमन सेंस नॉलेज, लेकिन मैं इनके बारे में कॉन्शियसली सोच नहीं रहा हूँ, अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, जब कभी ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अगर मेरे नाम्स के टूटने की वजह से मैं नाम्स अगर नहीं फॉलो करता हूँ, तो तब मुझे पता चलेगा अच्छा ये भी एक नॉर्म था जो मुझे फॉलो करना चाहिए था।
एंड हेंस, और जब लोगों को पता ही नहीं है, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को इतनी वो मतलब नेचुरल एटीट्यूड में कर देते हैं, इतनी इजीली वो अचीव कर लेते हैं, अकम्प्लिश कर लेते हैं अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ करके, और उनको पता भी नहीं होता कि वो कौन से नाम्स, कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन सी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ कर रहे हैं और क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता होता। तो इसीलिए जॉब है एथनो मेथोडोलॉजिस्ट की, एथनो मेथोडोलॉजिस्ट की जॉब है कि ये स्टडी करते हैं उन नाम्स को, उन प्रैक्टिसेस को, उन मेथड्स को जो लोग यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी में करने के लिए। अगर ये पॉसिबल होता कि लोगों से पूछो कि आप क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम्स यूज़ कर रहे हो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, अगर लोगों को पता होता तो लोग देमसेल्व्स वो जो हैं वो खुद ही बता देते, तो एथनो मेथोडोलॉजी की ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन एथनो मेथोडोलॉजिस्ट की ज़रूरत इसीलिए है कि ये सिर्फ एथनो मेथोडोलॉजिस्ट ही अनकवर कर पाएंगे उन नाम्स को, उन मेथड्स को जो लोग इम्प्लाई करते हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल है कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को कहा गया, हर इस हैरोल्ड गारफिंकल ने ये टर्म दी थी, ये मैंने आगे लिखा हुआ इसलिए, मैं एथनोमेट्रोलॉजी का फाउंडर गारफिंकल है। तो इसने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप क्या करो, अपने ही घर में इस तरीके से बिहेव करो जैसे कि आपका जो घर है वो एक होटल है, ठीक है, और आप उसमें लॉज करने के लिए गए हो, आप एज ए गेस्ट। इसका मतलब आप नहीं जानते कि होटल में कौन रहता है, उनको नहीं जानते हो। इसका मतलब आप उनके साथ एक्स्ट्रा पोलाइट, आप बहुत ज़्यादा ही पोलाइट फैशन में आप उनके साथ बात करोगे। उनमें जितने भी आपके मेंबर्स होंगे, आप अपने पापा को शायद मिस्टर बोलोगे, भाई को मिस्टर बोलोगे, बहन को और मदर को मिस बोलोगे, ठीक है। उनको इस तरीके से ट्रीट करना है, एक्स्ट्रा पोलाइट वे में। उनसे कुछ चीज़ें मांगनी है तो उनके साथ परमिशन लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने घर में एक्ट करो कि जैसे कि आप अनजान हो अपने घर में, आपका घर एक होटल है और उधर लॉज करने के लिए गए हो। ये एक ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट था, यानी कि आप उनसे स्टूडेंट्स को ये जानना था कि उनके घर में क्या क्या नाम्स हैं, एक ऑर्डर्ड फैशन में उनके घर में एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन वो अगर जब वो नॉर्म्स उनके घर में ब्रेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या नॉर्म्स यहाँ वाकई जो आर्डर है मेंटेन हुआ है, ये इसलिए मेंटेन हुआ है क्योंकि हम अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ कर रहे थे। और जब ये नॉर्म्स हमने ब्रेक कर दिए तो इसका मतलब, ये कॉमन सेंस नॉलेज को हमने ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब डिसऑर्डर हो गया। इसका मतलब जो सोशल ऑर्डर है वो हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है, इसीलिए हम उसको ब्रेक कर पा रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता, ये एक्सटर्नल होता, जैसे कि दुर्खाइम बोलता था, तो फिर ये इसको ईजिली ब्रेकेबल ना हो पाता, ठीक है। तो इन लोगों को जब ये ऐसा स्टूडेंट्स को बोला तो ये अपने घर में गए, तो जब इन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा पोलाइटली डील किया, किसी ने अपने बाप को मिस्टर कह के बुलाया, माँ को मिस, एक्स्ट्रा पोलाइटली बार बार परमिशन मांग रहे हैं, टीवी ऑन करनी है तो परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो अलग तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, तो इनके घर वाले क्या हो गए, कुछ के घर वाले एंग्री हो गए, यानी वहीं से डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, क्यास क्रिएट हो गया, एंगर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इनको पता चला कि हाँ भाई, इसका मतलब आज तक जो ऑर्डर बना हुआ था वो इसीलिए बना हुआ था कि अनकॉन्शियसली हम कोई ना कोई नाम्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे, जैसे कि हमें पोलाइट होना है लेकिन एक्स्ट्रा पोलाइट नहीं होना घर में, माँ बाप को मिस्टर और मिस कह के नहीं बुलाना है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी कॉमन सेंस नॉलेज के बेस पे कि हमारा जो बेटा है वो इस तरीके से बिहेव करेगा। और जब आप उनकी उस नॉर्म्स को ब्रेक करते हो, ठीक है, वहाँ पे क्यास क्रिएट हो जाता है, ऑर्डर नहीं रहता है, ठीक है। कुछ के माँ बाप जो हैं उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा जोक कर रहा है हमसे, ठीक है। ये जोक की इंटरप्रिटेशन दे के उन्होंने अपने बेटे के एक्शन को, उन्होंने आर्डर को थोड़ा रिस्टोर करने की कोशिश की। आर्डर डिस्टर्ब हो गया जब वो एक नए वे में उन्होंने इंटरप्रेट किया ताकि आर्डर बना रहे कि ये जोक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ने अपनी बेटी को कहा कि ये जो है, ये इसको कोई चीज़ चाहिए, ये कोई चीज़ चाहिए, इसको कुछ एक्स्ट्रा हमसे चाहिए, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा पोलाइट जो है बिहेव कर रही है। जैसे हम भी अगर घर में एक्स्ट्रा पोलाइट कई बार बिहेव करें तो माँ बाप सोचेंगे शायद इसको कोई नई कार चाहिए, कोई बाइक चाहिए, कुछ चाहिए। आप भी अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो कोई अपने पापा को डैड बोलता है तो आप जाके उनको एकदम अब्बू जी अगर बोल के बार बार बुलाने लग जाओ घर में, बार बार हर चीज़ के लिए परमिशन मांगने लग जाओ, जबकि उससे पहले आपने कभी नहीं मानी। मान लो आप टीवी अपनी मर्ज़ी पे ऑन करते रहे हो आज तक, और आप परमिशन मांग रहे हो बहन से या पापा से कि पापा जी या अब्बू जी मैं ये टीवी चलाऊं, बार बार मांगोगे तो वो देखना इरिटेट हो जाएंगे, वो कन्वर्जेशन, वो आपकी इंटरेक्शन जो है घर में जो आर्डर बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको बोलेंगे शायद ये हमारा बेटा मेंटली इल हो गया है, ठीक है।
तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट है ये बताता है कि किस तरीके से एक घर में एक आर्डर जो होता है जिसके को हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, हमने फार ग्रांटेड लिया हुआ है, वो आर्डर घर के लोगों ने ही कॉमन सेंस के बेस पे एक्ट कर करके वो अकम्प्लिश किया हुआ है, वो अचीव किया हुआ है। और वो आर्डर जो है वो ब्रेकेबल है, उसको एक थ्रेट है, लोग उसे ब्रेक कर सकते हैं अगर वो नाम्स, और जब वो ब्रेक करते हैं इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तो इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ब्रेक करके वो कॉन्शियस बनाते हैं लोगों को, देखो आप क्या क्या नाम्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है। वो एक्सपोज कर सकते हैं उन नाम्स को कि जो लोग अपने घर में अनकॉन्शियसली फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। और इसलिए एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को भी इन नॉर्म्स के बारे में इससे पता चलता है कि लोग क्या क्या नाम्स फॉलो कर रहे होते हैं। व्हाट पीपल डू इन ए डेली एक्टिविटी। अब ये जो है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट डेली एक्टिविटी को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि डेली एक्टिविटी में थिंकिंग, कॉग्निशन, प्लानिंग बहुत कम यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस पे ये डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग इतने हैबिचुअल होते हैं कि विद इन सेकेंड्स वो ये सारे प्रोसेस जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इनके बारे में सोचने बिल्कुल भी वो सोचते नहीं है। तो क्या एक डेली एक्टिविटी करने में क्या क्या लोग करते हैं, मान लो एक डेली एक्टिविटी यही ले लो हैंड शेकिंग की, कोई तो जो मैंने एग्जांपल दी थी हैंड शेक करने की, तो वो क्या करते हैं, दे यूज़ कॉमन सेंस नॉलेज टू इंटरप्रेट और मेक सेंस ऑफ। वो क्या करते हैं, पहले कॉमन सेंस नॉलेज को यूज़ करेंगे और जो स्टिमुलाई उन्हें मिला, इस केस में स्टिमुलाई क्या था, किसी ने हाथ बढ़ाया उनकी तरफ, ठीक है, ये एक स्टिमुलस मिला, एक ट्रिगर मिला उनको, जिस ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई, और वो इसको क्या करेंगे, इसका सेंस निकालेंगे। लेकिन सेंस कैसे निकालेंगे, वो पार्टिकुलर सेटिंग होगी, कंटेक्स्ट होगा, सिचुएशन होगी, जिस सिचुएशन में वो बंदा हाथ बढ़ा रहा है, ठीक है। मान लो घर आपके आपके घर में आके आपको हाथ मिला रहा है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई रोड साइड मिला रहा है, कोई कहीं और किसी जगह पे आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कोई स्कूल में बढ़ा रहा है, तो हर सेटिंग के हिसाब से लोग जो हैं उस कॉमन सेंस यूज़ करके उस स्टिमुलाई को, उस हैंड शेकिंग वाली एक्टिविटी को वो इंटरप्रेट करेंगे। फिर वो दोबारा से कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ करेंगे और फिर उस स्टिमुलाई को अपनी कॉमन सेंस के बेस पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। इन सच इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे कि जो एक्टिविटी है वो एक ऑर्डर्ड फैशन में अचीवेबल हो, वो ब्रेक ना हो, उसमें आर्डर बना रहे, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई क्यास ना हो। इन डूइंग द एक्टिविटी दे हैव जस्टिफाइड। और ये ध्यान रखें कि ये जो एक्टिविटी करने से पहले इंसान एक्टिविटी तभी करता है जब वो अपने आप को जस्टिफाई कर देता है कि ये जो एक्टिविटी वो कर रहा है ये सही है, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करता है पहले, फिर जाके वो एक्टिविटी करता है कि ये एक्टिविटी मैं करूं, ठीक है। जब तक वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेगा वो एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, हम कोई भी एक्टिविटी करने चाहते हैं तो पहले हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये सही होता है, हालांकि हम ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, लेकिन अनकॉन्शियसली एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का बोलना है कि वो जस्टिफाई करते हैं। और सिमिलरली जो जो चीज़ उन्होंने खुद को जस्टिफाई कर ली, अगर उनसे भी कोई पूछेगा तो वो उस दूसरे बंदे को भी, जो कोई उनसे पूछ रहा है, उनको भी वो जस्टिफाई कर सकते हैं, जब क्योंकि उनको खुद को जस्टिफाई किया तो दूसरों को भी वो कर देंगे। दैट इज दे वाइल डूइंग द एक्टिविटी, जब वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, दे आर आल्सो मेकिंग द एक्टिविटी विजिबली रैशनल। यानी जब उन्होंने खुद को एक एक्टिविटी करने से पहले ही या एक्टिविटी करते वक्त ये जस्टिफाई कर दिया है कि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, टू द बेस्ट ऑफ देयर वो मतलब नॉलेज कर रहे हैं, तो उनको वो जो एक्टिविटी अपनी है, ठीक है, जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनको रैशनल लगेगी, वो उनको रीज़नेबल लगेगी कि हमारी जो एक्टिविटी है ये प्रैक्टिकली रीज़नेबल है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये लॉजिकली भी रीज़नेबल हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस पे बेस्ड होगी, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया होगा कॉमन सेंस के बेस पे, तो इसलिए जो ये एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जो खुद को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से लोगों को अपनी एक्टिविटी कैसे दिखेगी, जब वो जस्टिफाई करने के बाद करेंगे, उनको अपनी एक्टिविटी रीज़नेबल दिखेगी, प्रैक्टिकली रीज़नेबल, उनको लगेगा हमने एक्टिविटी जो करी है रैशनल करी है, विजिबली रैशनल दिखेगी। और क्योंकि वो दूसरों को भी ये एक्टिविटी रिपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को बोलते हैं अकाउंटेबल, ठीक है। एक्टिविटी को अकाउंटेबल बनाते हैं लोग, अकाउंटेबल इन द सेंस खुद को भी जस्टिफाई कर लेते हैं, खुद को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और दूसरों को भी वो एक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जो एक्टिविटी वो लोग करते हैं उसको विजिबली रैशनल दिखती है उन लोगों को, और प्रैक्टिकली रीजनेबल दिखती है, और दूसरों को वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी क्यों करी है। तो इस
इस चीज़ को बोलते हैं, ये रैशनल दिखाना, एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना दूसरों को, इसको बोलते हैं अकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें क्या अब हमने बोला क्या किया, सबसे पहले कोई सेटिंग है, पार्टिकुलर सेटिंग, कोई भी डेली एक्टिविटी में क्या हो रहा है, कोई पार्टिकुलर सेटिंग होगी, उस सेटिंग में एक लोगों को स्टिमुलाई मिलेगा, कोई हैंडशेक करने आया। ठीक है, ये मैं अभी एग्जांपल से आपको आगे समझाऊंगा, अभी एक एग्जांपल दूंगा मैं हैंडशेकिंग वाली क्लियर कट, थोड़ी आगे डिटेल में, तो आपको समझ आ जाएगा। स्टिमुलाई मिला है कुछ, उसको लोगों ने अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ करके क्या किया, इंटरप्रेट किया कि इसका मीनिंग क्या है, इस और अपनी ही कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ करके उन्होंने कहा कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ उन्होंने खुद को जस्टिफाई भी किया है कि ये जो मैं एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ। वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैं जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ये जो एक्टिविटी मैं करने जा रहा हूँ ये बेस्ट रिस्पांस है, मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से है, तो मुझे यही रिस्पांस देना है और ये एक्टिविटी तभी ऑर्डर्ड फैशन में कंप्लीट होगी। वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, और जब वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं इसका मतलब वो दूसरों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी दूसरों को भी वो एक्टिविटी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब वो खुद को भी जस्टिफाई करने के बाद करते हैं वो एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी कैसी दिखती है उनको, उनको वो एक्टिविटी विजिबली रैशनल दिखती है, वो रीजनेबल दिखती है। और ये जो विजिबली रैशनल बना दिया उन्होंने अपनी एक्टिविटी को, इसको बोलते हैं कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी को अकाउंटेबल बना दिया है, यानी कि वो खुद को भी अब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपनी एक्टिविटी और दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसको अब इसी के बेस पे मैं थोड़ा अगर ये बात करूं, ये जो डेफिनेशन शुरू में मैंने दी थी, तो उसको हम थोड़ा और भी क्या करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। एक चीज़ ये ध्यान रखें कि ये जो सब लोग कर रहे हैं, ये इतने प्रोसेसेस जो एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ये लोग मतलब खुद को जो जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लोग जो कर रहे हैं ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, विदाउट थिंकिंग कर रहे हैं, एक नेचुरल एटीट्यूड में कर रहे हैं। इन सब प्रोसेसेस को लोग मतलब जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हम क्या खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उस वक्त हम कर रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हम कॉमन सेंस यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपनी और दूसरी की एक्टिविटी को, लेकिन ये इतने जल्दी होता है कि हम इसके बारे में क्रिटिकल नहीं होते, इसको क्वेश्चन नहीं करते, हम इसको फॉर ग्रांटेड लिए हुआ है। ये सब कुछ हमने क्या लिया है, फॉर ग्रांटेड, हमें पता भी नहीं होता कि हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं, अकाउंटेबल बना रहे होते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पता होता। मैं आगे एग्जांपल दूंगा, पहले मैं इसी के बारे में डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ये मैंने इतना लिखा कि सिस्टमेटिक वे में लोगों के मेथड्स को डिस्क्राइब करना जो लोग अपनी डेली एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एथनोमेथोडोलॉजी। दैट इज़ क्या है, सिस्टमेटिक, अब दोबारा भी लिख सकते हो, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स विच पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप लिख लेना, इम्प्लाई, ठीक है, टू इंटरप्रेट और मेक सेंस ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, आगे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही लिखाऊंगा कि लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ नाम्स यूज़ कर रहे होते हैं एक पार्टिकुलर सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, टू इंटरप्रेट और मेक सेंस ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन एंड टू, और क्या कर रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उसको और जस्टिफाई कर रहे होते हैं खुद को, है ना। तो वो क्या करते हैं, क्या करना है, वो मेथड हमने स्टडी करते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी वो स्टडी करती है जो लोग एक पार्टिकुलर सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड टू क्या है, मेक देयर एक्टिविटीज़ अकाउंटेबल, और अपनी एक्टिविटीज़ को अकाउंटेबल करने के लिए, यानी खुद को जस्टिफाई करने के लिए और लोगों को जस्टिफाई करने के लिए, वो एक्टिविटी उसको विजिबली रैशनल दिखाने के लिए वहाँ पे भी वो कुछ मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं। एंड टू एक सेकेंड, और एक और चीज़ करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं, एंड टू क्रिएट एंड मेंटेन सोशल
ऑर्डर। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आगे देखो, हमने लोगों के वो मेथड्स को स्टडी करना है, क्योंकि ये देखो ये सब एक्टिविटीज़ मैंने कहा लोग अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, लोग इसके बारे में कॉन्शियस नहीं है। लोगों को इनके बारे में पूछोगे लोग नहीं बता पाएंगे ये एक्टिविटीज़ उन्होंने कैसे की, क्या मेथड्स इनमें यूज़ किए। तो इसका मतलब इन इन मेथड्स को जो लोगों ने ये चीज़ें करने के लिए करी है, इन मेथड्स को कौन स्टडी करेगा? एथनो मेथोडोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यही चीज़ एथनो मेथोडोलॉजिस्ट इन मेथड को स्टडी करते हैं, जो मेथड्स लोग यूज़ करते हैं। मैंने अपने उस डेफिनेशन में लिखा, इंटरप्रेट करने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए अपनी एक्टिविटी को, और क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में वो एक ऑर्डर्ड फैशन में इसको अचीव करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी थी, ये ऑर्डर्ड फैशन में करते हैं, एक आ गया, एक इंटरप्रेट आ गया, फर्स्ट इंटरप्रेट करते हैं सिचुएशन को, दूसरा ऑर्डर्ड मैनर में करते हैं, और तीसरा आ गया उसको विजिबली रैशनल बनाते हैं यानी अकाउंटेबल। 3 चीज़ें। तो हमने वो मेथड स्टडी करने हैं, एथनो मेथोडोलॉजिस्ट वो मेथड स्टडी करती है जिससे लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर सिचुएशन को पहला आ गया इंटरप्रेट करते हैं, दूसरा क्या आ गया उसको अकाउंटेबल बनाते हैं, और तीसरा क्या आ गया वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ शेकिंग हैंड वाली, ये मैंने एंड पे और अच्छे से डिस्क्राइब करके रखी हुई है। देखो, जब सबसे पहली बात क्या मैंने बताई कि लोग इंटरप्रेट करते हैं किसी चीज़ को एक पार्टिकुलर सेटिंग में। पार्टिकुलर सेटिंग कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है, आपकी इंटरप्रिटेशन को बताता हूँ। मान लो आप किसी स्ट्रीट पे हो, आपका दोस्त आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो आप उसको इंटरप्रेट करोगे ये मेरे साथ हैंड शेक करना चाहता है, आप आगे से हैंड शेक करोगे, खुद को जस्टिफाई भी करोगे, वो सारे प्रोसेसेस कर लोगे इस एक्टिविटी में, अकाउंटेबल भी बना लोगे इस एक्टिविटी को, यहाँ पे ऑर्डर्ड फैशन में इस एक्टिविटी को अचीव करोगे, और इंटरप्रेट भी करोगे इसको इस पार्टिकुलर सिचुएशन में, यानी स्ट्रीट पे एक दोस्त है। ठीक है, तो आपने इंटरप्रेट किया कि हाँ ये यहाँ पे हाथ मिलाना है, और हाथ मिलाने जस्टिफाई किया खुद को कि हाँ हाथ मिलाना ही बेस्ट रिस्पॉन्स है, और आपको पता चला कि आपकी ये एक्टिविटी आपके हिसाब से रैशनल थी, और आप इसको दूसरों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, यानी अकाउंटेबल भी बना दिया। इसी तरीके से अगर कोई वाटर बॉडी है छोटी सी, ठीक है, कोई छोटी सी नाली है, वहाँ से कोई क्रॉस कर रहा है, और वो आप दूसरी साइड वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो आप यहाँ पे इसको हैंड शेक की तरह इंटरप्रेट नहीं करोगे, आप इंटरप्रेट करोगे कि इसको ये हाथ बढ़ा रहा है कि मुझे पकड़ के क्रॉस करवा। ठीक है, उसको अलग इंटरप्रेट करोगे। आपका कोई टीचर है, मान लो वो स्कूल में है, वहाँ पे वो पेन ढूंढ रहा है आपके सामने, उसको काफ़ी देर से ढूंढ रहा है, उसको पेन नहीं मिल रहा है, वो आपकी तरफ देखता है, आपकी जेब की तरफ देखता है, और फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो आप इसको इंटरप्रेट करोगे वो मुझसे पेन मांग रहा है। हालांकि एक्शन सेम है, एक्शन सेम है, लेकिन सेम एक्शन को, सेम स्टिमुलाई को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ करके अनकॉन्शियसली इंटरप्रेट कर रहे हो, और फिर उसको खुद को जस्टिफाई कर रहे हो, अकाउंटेबल बना रहे हो उस एक्टिविटी को। इसी तरीके से आप मान लो एक लेडी हो आप, ठीक है, कुछ लड़कियां भी देख रही होंगी मेरी वीडियो, वही मान लो, और आप किसी स्ट्रीट पे जा रहे हो, वहाँ को आपको एक बंदा दिख रहा है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, काफ़ी अरसे से नहाया नहीं है ऐसा लगता है, उस बदबू मार रहा है, लगता है शराब पी हुई है, और वो आपकी तरफ आ रहा है, लटखड़ाते हुए आ रहा है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, ठीक है, और वो आपके पास आता है और आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ठीक है, तो आप क्या उस कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको? मुझे नहीं लगता कोई उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि ये हैंड शेक करने आ रहा है, आप उसको हैंड शेक करोगे, आप डर जाओगे, चीखोगे, भागोगे, ठीक है, थोड़ा शॉक हो जाओगे। इस तरीके से आप उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक आगे मैंने आपको एग्जांपल बता दी। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्जेशन की बात करो तो कोई भी इंटरेक्शन दे लो, मतलब कन्वर्जेशन आप स्पोकन कन्वर्जेशन ले लो। आपको मान लो कोई बोलता है, आपके पास आया, आपका दोस्त बोलता है हाउ आर यू, ये एक स्टिमुलाई आपको मिल गया। ठीक है, ये क्या है, एक स्टिमुलस है आपको मिला, एक ट्रिगर मिला। आप इसको मान लो आपके घर में आके बोलता है, ये कहीं भी मिलता है, आपका दोस्त है, आप इंटरप्रेट करोगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे इसको? ठीक है, क्या मेथड यूज करोगे आप? देखो, हाउ आर यू, आप तो आगे से बोल देते हो आई एम फाइन, लेकिन क्या आपने सोचा आपने इसको इंटरप्रेट कैसे कर लिया? भाई हाउ आर यू के कई मायने हो सकते हैं, कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप फिजिकली कैसे हो, इस सेंस में भी पूछ रहा हो सकता है, वो ये भी पूछ सक रहा होता है कि आप मेंटली कैसे फील कर रहे हो, वो ये भी पूछ
हो सकता है उसका कहने का मतलब हो रहा हो कि आप फाइनेंशियली कैसे हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, फिजिकली तो नहीं है, मेंटली तो नहीं है, कई मतलब हो सकते हैं हाउ आर यू के, और आप बोल रहे हो आगे से आई एम फाइन, और ये आप इसको अपने आप को जस्टिफाई, कोई भी आप एक्टिविटी ये आई एम फाइन आपने बोला तो कहीं ना कहीं आपने अनकॉन्शियसली अपने आप को जस्टिफाई करने के बाद ही बोला है, इसको आप एज ए रैशनल एक्टिविटी रीजनेबल मान रहे हो, अकाउंटेबल है ये, तो आपने कैसे बोला, क्या मेथड्स यूज़ कर लिए इतने जल्दी, आपने कैसे कॉमन सेंस के बेस पे इसको इंटरप्रेट कर दिया, तो इन सब मेथड्स को स्टडी करती है क्या, एथनो मेथोडोलॉजी, क्योंकि हम उन मेथड्स को नहीं जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये बैकग्राउंड थोड़ी हो गई। हैरोल्ड गारफिंकल ये फाउंडर है, इसी ने ये टर्म कायन की थी एथनो मेथोडोलॉजी, और फाउंड किया था इस पर्सपेक्टिव को, एथनो मेथोडोलॉजी को। वो एल्फ्रेड शूट्स से काफ़ी इंस्पायर्ड था। एल्फ्रेड शूट्स जिन्होंने मैंने बात की थी फिनोमिनोलॉजिकल सोशोलॉजी दी थी, इस पे मेरी पूरी एक वीडियो है, बेस्ट वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हो, और हालांकि इस वीडियो से पहले आपको वही देखनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छी भी लगी, आप वो देख सकते हो, तो उससे ये इंस्पायर्ड था। लेकिन जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, दुर्खाइम की और पार्सन की, उसको ये क्रिटिसाइज करता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच लोगों को एज ए पपट मानती है, जैसे इमाइल दुर्खाइम कहता था कि सोशल फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट्स भी अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, 2 वीडियो हैं इस पे, काफ़ी डिटेल में मैंने इस पे टाइम खर्च करके स्पेंड करके मैंने इसको बनाया हुआ है। तो सोशल फैक्ट्स को वो बोलता है कि ये एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल्स हैं, इमाइल दुर्खाइम बोलता है, एक्सटर्नल यानी इंडिविजुअल इनको चेंज नहीं कर सकता है, और ये कंस्ट्रेंटिव हैं, मतलब इंडिविजुअल इनको हमेशा फॉलो करेगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट उसको सोसाइटी देगी, ये कंस्ट्रेंट डालते हैं, ये प्रेशर डालते हैं इंडिविजुअल पे, यानी इंडिविजुअल जो है वो एक पप्पट की तरह है, लोग पप्पट की तरह है, वो रूल बाउंड हैं, लोग कभी रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, हमेशा रूल को फॉलो करेंगे। तो सोशल फैक्ट को वो बोलता है कि सोशल फैक्ट जो है वो सोसाइटी में एज सच एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी एज सच जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, स्यू जेनेरिस है, और लोग उस सोसाइटी में आते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, उसमें जन्म लेते हैं, और लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन इस अप्रोच को हैरोल्ड गारफिंकल क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि ये जो सोशल फैक्ट्स हैं ये बेसिकली लोगों पे इम्पोज नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, बल्कि लोग ही इनको, इस सोशल फैक्ट को एकम्प्लिश करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के से, लोग इन सोशल फैक्ट्स को एकम्प्लिश करते हैं, यानी इन सोशल फैक्ट्स को लोग क्रिएट करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के करते हुए, ठीक है। जैसे इमाइल दुर्खाइम के हिसाब से सॉलिडेरिटी हो गया, या सोशल आर्डर मान लो, सोशल आर्डर जो है वो एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। लेकिन हमें अभी बात करी कि सोशल आर्डर लोगों ने अपनी कॉमन सेंस नॉलेज के बेस पे, जब लोग एक ऑर्डर्ड फैशन में अपनी एक्टिविटी को करते हैं, बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ऑर्डर्ड फैशन में जब वो एक्टिविटी होती है तो वो वहाँ पे सोशल आर्डर बनता है। तो सोशल आर्डर को बनाता और मेंटेन कौन करता है, लोग अपनी डेली एक्टिविटीज़ के ज़रिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन के ज़रिए उस आर्डर को कॉमन सेंस नॉलेज के बेस पे उन्होंने क्रिएट किया हो, उसको मेंटेन करके रखते हैं, और जब वो कॉमन सेंस नॉलेज के हिसाब से एक्ट नहीं करेंगे तो वो आर्डर जो है वो तब ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम पीपल आर नॉट पपेट्स बट एक्टिव मेंबर, पीपल एक्टिव मेंबर हैं, सोशल ऑर्डर एग्जिस्ट नॉट बिकॉज पीपल आर रूल बोर्न एंड दैट दे सिंपली फॉलो द रूल्स, बट बिकॉज पीपल यूज कॉमन सेंस नॉलेज to make sense of the social world. In this process they accomplish social order, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कॉमन सेंस नॉलेज को यूज़ करके अपनी जो इर्द गिर्द जो भी सोशल वर्ल्ड है उसको इंटरप्रेट करते हैं, और वो एक्टिविटीज़ करते हैं, और उस तरीके से वो सोशल आर्डर सोशली आर्डर्ड मैनर में चीज़ें करते हैं, और सोशल आर्डर मेंटेन रहता है, अकम्प्लिश करते हैं। तो ये जो सोशल फैक्ट्स हैं ये भी अकम्प्लिश्ड हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो एक मैं देता हूँ आपको, जिमरमैन करके एक सोशोलॉजिस्ट है, उसने एक स्टडी करी, ठीक है, उसने स्टडी करी एक जगह पे, ठीक है, जहाँ पे क्या था, लोग आते थे अपनी मतलब थेरापी के लिए आते थे,
ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, उनको वो एडवाइजर्स देते थे, अलॉट करते थे। उनके पास 4 एडवाइजर्स थे, ठीक है। तो अलॉट कौन करता था इन लोगों को, जो भी कंप्लेनेंट यहाँ पे आए या जो भी कोई आया इनके पास कस्टमर, तो ये उनको इन 4 एडवाइजर्स के पास भेजते थे। कौन भेजता था? रिसेप्शनिस्ट। जो रिसेप्शनिस्ट थे उस जगह के, वो इनको देते थे। और वहाँ पे रूल्स क्या कहते थे? रूल्स ये थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आया, ठीक है, जो बंदा पहले आया, ये 4 थे बंदे, 1 2 3 4, तो पहले वाले को पहले के पास भेज दिया, दूसरा आया तो उसको इसके पास, तीसरा आया उसको इसके पास, चौथा आया इसको इसके पास। अब जो 5वां आएगा उसको फिर से पहले के पास भेजेंगे। ये रूल्स थे, ठीक है, ताकि एक आर्डर बना रहे, ऐसे रूल्स वहाँ पे थे। अब इमाइल दुर्खैम होगा तो वो बोलेगा कि लोग हमेशा इन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी आर्डर बना हुआ रहेगा। अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आर्डर ब्रेक हो जाएगा। ये रूल इम्पोज्ड रूल हैं, ठीक है। लेकिन जिमरमैन कहता है कि ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता। क्यों? मान लो वहाँ पे क्या होता था, जब कोई 5वां बंदा आ गया और मान लो ये 1 2 3 4 इनके पास ऑलरेडी एक एक बंदा है जिसको एडवाइस कर रहे हैं, तो मान लो कि एक वाले बंदे को, इस बंदे को एडवाइस करने में काफ़ी टाइम लग गया। मान लो ये अभी कर ही रहा है एडवाइस, इसको टाइम लग रहा है, इसको 2 घंटे हो गए अभी तक ये एडवाइस करे जा रहा है, लेकिन 5वां बंदा आ गया। रूल तो कहता है ये एक वाले को देना था, लेकिन मान लो इस वक्त 4 वाला फ्री है, इसने जल्दी अपने वाले को एडवाइस कर दिया, तो वो क्या करते थे, वो 4 वाले को अलॉट कर देते थे। अब रूल तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, लेकिन इससे आर्डर कैसे मेंटेन हुआ और उन्होंने खुद को जस्टिफाई कैसे किया? क्योंकि अगर ये रूल ब्रेक कर रहे हैं तो सबसे पहले, इस रूल ब्रेक करने से पहले उन्होंने दूसरों को भी जस्टिफाई करना, और ये एक्टिविटी करने से पहले वो खुद को भी जस्टिफाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो कैसे जस्टिफाई उन्होंने किया? तो वो कहता है कि उन्होंने क्या किया, अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज करके रूल को ही इंटरप्रेट किया। रूल को ऐसे इंटरप्रेट किया जब ये सिचुएशन उनके पास आई कि रूल का असली मायना, असली स्पिरिट ऑफ रूल क्या है। जो स्पिरिट रूल की ये है कि कम से कम, ये जो रूल्स बने थे तो उनका स्पिरिट ये थी कि कम से कम टाइम लगे, ठीक है, कम टाइम लगे, लेस टाइम लगे, और लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मोर पीपल जो हैं वो लेस टाइम में काउंसलिंग लेके जाएं, एडवाइस लेके जाएं, ठीक है। तो कम से कम टाइम लगना चाहिए। उन्होंने रूल को बोला कि रूल की स्पिरिट ये कहती है, इस तरीके से इंटरप्रेट किया। और इसके बेस पे उन्होंने क्या किया, जो ये 5वां बंदा आया इसको अलॉट कर दिया उन्होंने चौथे बंदे को, मान लो जो जल्दी फ्री हो गया, ठीक है। तो अब जब उन्होंने इंटरप्रिटेशन ही ये चेंज कर दी, तो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया, इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी और खुद को जस्टिफाई किया कि ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ये रैशनल है, ये प्रैक्टिकली रीजनेबल है, और दूसरों को वो भी ये जस्टिफाई कर सकते थे। यानी उन्होंने इस अपनी एक्टिविटी को अकाउंटेबल बना दिया। तो देखिए किस तरीके से लोग रूल जो हैं, जो ऊपर से इम्पोज होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, बल्कि वो अपनी कॉमन सेंस नॉलेज को फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम वो जो एक्टिविटी करते हैं उसको अकाउंटेबल भी बनाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको रिपोर्टेबल बनाते हैं, दूसरों को भी जस्टिफाई करते हैं, और इस तरीके से आर्डर्ड भी बना रहा, कन्फ्लिक्ट नहीं हुई, कोई क्यास नहीं हुआ, किसी ने इसको क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि वो इजीली एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने सबको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो आर्डर्ड बना रहा, सोशल आर्डर बना रहा, जबकि रूल्स ब्रेक भी हो गए और उन्होंने इंटरप्रेट ही अलग कर दिया। तो इस प्रोसेस में भी उन्होंने कोई मेथड यूज़ किया, ठीक है। उनको नहीं पता था वो क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एथनो मेथोडोलॉजिस्ट ने उस मेथड को अनकवर किया। उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेथड। असल में जो मेथड वो यूज़ कर रहे थे, एथनो मेथोडोलॉजिस्ट ने बनाया, बोला है स्टडी करके कि वो एक किस्म का डॉक्यूमेंट्री मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री मेथड मैं आपको एंड पे बताऊंगा इस वीडियो के, ठीक है, मतलब जब थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। इधर इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अभी और चीज़ें डिस्कस करनी है। अभी आप याद करिए कि इन्होंने जो ये इंटरप्रेट किया रूल को, ठीक है, किस तरीके से किया, इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया। तो एथनो मेथोडोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, वो एक किस्म का डॉक्यूमेंट्री मेथड यूज़ कर रहे थे अनकॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियसली नहीं। वो लोगों से पूछोगे आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, तो वो नहीं बता पाएंगे, ये वाले लोग नहीं बता पाएंगे जिन्होंने रूल को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है, ठीक है। ये तो सिर्फ कौन बता पाएगा, एथनो मेथोडोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट्री मेथड, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट है ये गारफिंकल ने किया था, ठीक है। तो
साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था एक यूनिवर्सिटी। ये गारफिंकल का मैं ये थोड़ा मैं ये वाला साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको गारफिंकल वाला बताता हूँ। जिमरमैन वाला मैं साफ करता हूँ। तो तब तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, और शेयर भी कर दो बाकियों को भी, अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताओ। अगर आपको अच्छी लगती है तो बाकियों को भी मेरे चैनल के बारे में बताओ, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हैरोल्ड गारफिंकल ने किया, इसने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ स्टूडेंट्स थे। उन स्टूडेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने वहाँ उन स्टूडेंट्स को क्या बोला, हम एक साइकोथेरापी काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। हमने कुछ एडवाइज़र्स लाए हैं, हमने क्या किया है, कुछ एडवाइज़र्स लाए हैं, वो आपको एडवाइज़ करेंगे। आप में से हर स्टूडेंट जो है उन एडवाइज़र्स को क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछ सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकता है। आपने अपनी प्रॉब्लम्स उनसे पूछनी है, बतानी है उनको, और उनसे पूछने हैं क्वेश्चंस। एक बंदा 10 क्वेश्चंस पूछ सकता था एक एडवाइज़र से, ऐसे बहुत सारे एडवाइज़र थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो एडवाइज़र्स हैं वो सिर्फ यस या नो में देंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछना। इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट को एक साइड रखा, बीच में एक दीवार रखी, ठीक है, और दूसरी साइड क्या था, एडवाइज़र, ठीक है। ये कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, आवाज़ सुन पा रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ से क्वेश्चन जो है, ये स्टूडेंट इनसे, ये सेटिंग क्या है, अब सेटिंग यहाँ पे क्या है कि लोग, ये स्टूडेंट क्या समझ रहे हैं, क्या सेटिंग है कि एक साइकोलॉजी, ये एक साइकोथेरापी सेशन है, ये जो एडवाइज़र है ये एक एक्सपर्ट है, ठीक है, और ये हमारी प्रॉब्लम सुन के उनके बेस पे अपने आंसर दे रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था ना, तो ये एडवाइज़र कोई एक्सपर्ट नहीं था एक्चुअली, और ये जो आंसर दे रहा था वो रेंडमली दे रहा था, यस और नो, ये कोई इसने पहले से ही लिख के रखा था, मतलब कि मैं 1 का यस दूंगा, फिर 5 का यस दूंगा, फिर 10 का यस दूंगा, है ना, बाकी सबका नो दूंगा, ऐसे इसने पहले से ही लिख के रखा होता। जो मर्जी ये क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स वही रहने वाले थे। तो मतलब ये जो आंसर्स थे इन एडवाइजर्स के, ये टोटली रैंडम थे, इनमें कोई आर्डर नहीं था। देयर वॉज नो आर्डर, यहाँ पे कोई आर्डर नहीं था इन आंसर्स में, ये टोटली रैंडम थे। आप जो मर्जी अपनी प्रॉब्लम बोलोगे वो आगे से वही रिटर्न आंसर है, यस नो, पहले ही से लिखा हुआ है किसका यस देना है किसका नो देना है। लेकिन ये जो है स्टूडेंट्स, इनको ऐसा नहीं पता है। अब जब इन्होंने आंसर पूछे, क्वेश्चंस पूछे, तो एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट था, वो था ज्यू, ठीक है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, गर्लफ्रेंड थी जो उसकी, वो किसी और रिलीजन की थी। कुछ इन्होंने लिखा था ग्रेना, पता नहीं कौन सा, मुझे अभी वो रिलीजन याद नहीं आ रहा। अब मान लो कि दूसरा रिलीजन था उसका, ठीक है, उसका रिलीजन दूसरा था, वो ज्यू नहीं थी, नॉन ज्यू मान लो। अब ये स्टूडेंट पूछ रहा था कि मेरा उस लड़की जो है वो दूसरे रिलीजन की है, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इससे, जो मेरे पापा हैं, ना तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ना मेरे मतलब टोटली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, और क्या कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो क्या, इसने डिफरेंट क्वेश्चन पूछे कि मान लो क्या मैं उसको डेट करूं, क्या मुझे उसको डेट करना चाहिए। तो इसने रेंडमली जवाब देना शुरू कर दिया, तो जैसे वो लिखे होते, मान लो कि इसने पहले यस बोला, ठीक है, फिर कुछ इसने पूछा क्या मुझे अपने पापा से बात करनी चाहिए इस बारे में, ठीक है, उसने मान लो बोला कि हाँ जी तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, नो, ठीक है, फिर इसने कुछ और बोला, फिर आगे जाके कुछ और बोला। तो ऐसे बहुत सारे इसने क्वेश्चंस दिए, आंसर्स दिए, उस इसने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे और उसने आंसर दिए, और ये आंसर क्योंकि रेंडमली थे, और ये कई बार आपस में कंट्राडिक्ट भी कर रहे थे। जब रैंडम होंगे, कोई आर्डर नहीं है इसमें, तो आपने पहले जो आंसर दिया था उसको कंट्राडिक्ट भी कर कर रहे थे ये आंसर्स इनके, ठीक है। मान लो पहले उसने कुछ पूछा कि क्या मुझे डेट करना चाहिए, तो उसने बोला यस। क्या मुझे पापा से मेरे पापा मानेंगे, मान लो उसने बोला कि नहीं नहीं मानेंगे। फिर क्या मेरे को पापा से बात करना चाहिए, उसने बोला जी हाँ यस। फिर कुछ और बोला ऐसे, मतलब जो टोटली पहले के टोटली अपोजिट था, ठीक है, तो कंट्राडिक्टी था। तो जब कंट्राडिक्टरी आंसर्स आए तो उनको भी इन स्टूडेंट्स ने क्या किया,
कंट्राडिक्शन नहीं समझा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन कंट्राडिक्शन उनको भी सही माना और बोला कि ये जो एक्सपर्ट है ये सही मान रहा है। उन्होंने उसको भी इंटरप्रेट किया अपनी कॉमन सेंस नॉलेज के बेस पे। और उनसे जब एंड पे पूछा गया स्टूडेंट्स से कि आपको ये जो सेशन है कैसा लगा, उन्होंने बोला बहुत, जो एडवाइज़र था, एक्सपर्ट था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, उन्होंने मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है, जो उन्होंने आंसर दिए हैं, ठीक है, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिली है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। हालांकि ये आंसर टोटली यहाँ कोई आर्डर नहीं था। तो जहाँ पे आर्डर नहीं था वहाँ पे भी इन्होंने अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज़ करके, अपनी इंटरप्रिटेशन यूज़ करके वहाँ पे इन्होंने अज्यूम कर लिया कि एक वहाँ पे भी आर्डर है। इन स्टूडेंट्स ने इस पार्टिकुलर सिचुएशन में अज्यूम कर लिया कि वहाँ पे आर्डर है। और जहाँ पे कंट्राडिक्शन आई तो इन्होंने वहाँ पे भी क्या बोला कि ये तो शायद इसने ऐसा बोल दिया, पहले ऐसा बोला था अब ऐसा बोल दिया, ये इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि इसको मेरी सिचुएशन के बारे में, मेरी जो पापा हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनको ये क्लोजली, ज़्यादा क्लोजली नहीं जानता है, मेरी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से ये नहीं जानता, उनसे कभी मिला नहीं है, तो इसलिए, वरना ये एक्सपर्ट है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। ये तो इसलिए ये कंट्राडिक्शन आ रहा है क्योंकि मेरी सिचुएशंस को ये ज़्यादा क्लोजली नहीं जानता है। तो इस कंट्राडिक्शन को, जो छोटी मोटी कंट्राडिक्शन आई जहाँ से डिसऑर्डर हो सकता था, उसको भी उन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया कि आर्डर अज्यूम कर लिया। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं, जहाँ आर्डर है भी नहीं वहाँ पे भी लोग अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके आर्डर को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी वो कौन सा मेथड यूज़ किया, तो हैरोल्ड गारफिंकल बोलता है इसमें भी वो डॉक्यूमेंट्री मेथड यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उनको नहीं पता था वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं इंटरप्रेट करने के लिए, जहाँ आर्डर नहीं है वहाँ पे भी आर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री मेथड यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री मेथड है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इतना आप जान लें, ठीक है। फिर और क्या है, द सोशल फैक्ट्स आर नॉट एक्सटर्नल टू एंड, इसलिए बोलता है ये जो हैरोल्ड गारफिंकल है, ये बोलता है जो सोशल फैक्ट्स हैं वो एक्सटर्नल नहीं है, वो कंस्टिट्यूटिव नहीं है इंडिविजुअल्स को, रादर मेंबर्स एकम्प्लिश इट यूजिंग देयर कॉमन सेंस नॉलेज। लोग कॉमन सेंस नॉलेज यूज करके सोशल फैक्ट्स को एकम्प्लिश करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दी है सोशल ऑर्डर की। इसी तरीके से एक एग्जांपल है सुसाइड की, जो मैंने ऑलरेडी फिनोमिनोलॉजी वाली वीडियो में दी है, कि एटकिंसन बोलता है कि किस तरीके से जो करोनर्स हैं उन्होंने वो कॉमन सेंस नॉलेज यूज करके, कॉमन सेंस नॉलेज यूज करके उन्होंने सुसाइड का एक कंसेप्ट बनाया है। जब भी कोई डेथ होती है तो वो क्या कर रहे हैं, उस डेथ को अपनी कॉमन सेंस नॉलेज यूज करके इंटरप्रेट करते हैं कि ये सुसाइड है या नहीं है। मान लो वो क्या कॉमन सेंस नॉलेज है, मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल दी थी, अगर लेटर मिल जाता है पास में कोई जिसमें लिखा हो, सुसाइड नोट मिल जाए, रोप मिल जाए, रस्से से लटक के मरा है, डिप्रेशन में था वो बंदा, आइसोलेटेड रहता था, तो वो अज्यूम कर लेंगे हाँ जी ये जो डेथ है ये सुसाइड है, ठीक है। तो वो कॉमन सेंस के बेस पे ये एक सोशल फैक्ट, जिसको इमाइल दुर्कम सोशल फैक्ट बोल रहा है, वो बेसिकली कॉमन सेंस के बेस पे उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। तो इमाइल दुर्कheim ने क्योंकि यही मेथड यूज़, यही डेटा यूज़ किया था इन करोनर्स का, तो जब करोनर्स का डेटा ही जो सुसाइड के रिलेटेड है वो कॉमन सेंस पे बेस्ड है, तो इमाइल दुर्कheim की जो पूरी स्टडी है सुसाइड पे, उसको इसने क्वेश्चन किया एटकिंसन ने कि वो ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकती है, वो साइंटिफिक कैसे हो सकती है, वो पॉजिटिविस्ट कैसे हो सकती है, जबकि पूरी वो कॉमन सेंस पे सुसाइड का कंसेप्ट ही, जो डेटा ही तूने यूज़ किया है वो कॉमन सेंस के बेस पे बना हुआ है। रियल में वो डेथ सुसाइड थी या नहीं थी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ये ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। यहाँ पे भी कौन सा मेथड यूज़ किया उन लोगों ने, ये कॉमन सेंस बेस पे सुसाइड को इंटरप्रेट करना, डेथ को, डॉक्यूमेंट्री मेथड, एंड पे एग्जांपल दूंगा, बार बार बता रहा हूँ। सम टर्म्स, अब कुछ टर्म्स हैं वो जो गारफिंकल ने यूज़ करी हैं, इन टर्म्स को प्रिंसिपल्स ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी भी कहा जाता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद डॉक्यूमेंट्री मेथड पे आएंगे। सबसे पहली टर्म है इंडेक्सिकैलिटी, और ये प्रिंसिपल भी है एथनोमेथोडोलॉजी का। इंडेक्सिकैलिटी का मतलब है कि जो मीनिंग्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो मीनिंग्स जो हैं किसी भी सोशल इंटरेक्शन में, दे आर इंटेक्स्ट टू सिचुएशंस, वो किसी पार्टिकुलर सिचुएशंस से रिलेटेड होते हैं, किसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं, किसी से हालात से, सर्कमस्टेंसेस से, या पार्टिकुलर सेटिंग से रिलेटेड होते हैं। यानी आप जब चीज़ों के, लोग जो हैं किसी भी इंटरेक्शन में कोई बात होती है, कोई एक्टिविटी होती है, तो उसमें लोग जो चीज़ों को
मीनिंग निकालते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं, उनका सेंस निकालते हैं, वो हमेशा सिचुएशंस के कंटेक्स्ट के हिसाब से निकालते हैं। जो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कंटेक्चुअल होते हैं। दस पीपल इंटरप्रेट थिंग्स और मेक सेंस ऑफ थिंग्स कीपिंग इन माइंड ए पार्टिकुलर सिचुएशन और कंटेक्स्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दी हैंड शेकिंग की, कि किस तरीके से सेम एक्शन जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, निकल के आते हैं। तो मीनिंग्स जो होते हैं वो कंटेक्चुअल होते हैं, ठीक है। एक बुक है मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन, किसने लिखी है, फूको ने, ठीक है। तो उसमें वो बताता है कि किस तरीके से जो मैडनेस का कंसेप्ट है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकली डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स थे। तो जो वर्ड्स भी होते हैं, कोई भी चीज़ हो, उसका जो मीनिंग होता है वो कंटेक्चुअल होता है, किसी पार्टिकुलर सेटिंग में ही उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। आप सबने पीके मूवी देखी होगी। पीके मूवी में आमिर खान जो है वो क्या बोलता है कि अच्छा, फिर बोलता है अच्छा, फिर अच्छा, अलग अलग। तो बोलता है कि एक ही अच्छा को अलग अलग एक्सप्रेशन के हिसाब से बोलो, तो किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ एक, वो बोलता है कि मतलब अलग अलग, ठीक है। तो इंडेक्सिकलिटी यही है, ठीक है। इंडेक्सिकलिटी फिर से मैंने एक हैंड शेकिंग की एग्जांपल दी, एक साइकोथेरेपी काउंसलिंग जो भी मैंने ऊपर दी उसकी एग्जांपल वही है कि वो जो स्टूडेंट्स थे, अब वो उन स्टूडेंट्स ने इंटरप्रिटेशन की थी क्या, कि वो वहाँ सेटिंग क्या थी कि साइकोथेरेपी काउंसलिंग हो रही है और दूसरी साइड एडवाइज़र एक्सपर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही सब होता, ठीक है, लेकिन वो क्या होता, ये एडवाइस देने वाला, ये सेटिंग ऐसे होती कि वो किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे होते, किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, और ये एडवाइस देने वाला एक्सपर्ट नहीं है बल्कि उनके सामने बैठा है और उनको पता है वो उनका कोई फ्रेंड है। तो क्या आप ज़रा गौर कीजिए कि क्या आप अपने फ्रेंड को एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो और वो यस और नो कह रहा है, तो क्या आप उसको भी वहाँ पे भी अगर डिसऑर्डर क्रिएट होता, कंट्राडिक्शन आता, तो क्या वहाँ पे भी आके ऑर्डर अज्यूम करते? तो आप ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आप, क्योंकि सेटिंग अलग हो गई, ठीक है, उसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे वो अलग होगी, सिचुएशन अलग होगी, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। ये हैंड शेकिंग की भी एग्जांपल दी, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। कराटे कोई खेल रहा है तो उस वक्त कोई हाथ आगे करता है तो वो हाथ पकड़ के उसको नीचे गिरा देगा, वहाँ नंबर लेने हैं, वहाँ हैंड शेक नहीं करना है। एक और कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिविटी का, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिविटी जो ये यूज़ करता है ना, ये वो वाली नहीं है जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक रिफ्लेक्सिव मेथड पे भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो रिफ्लेक्सिविटी यूज़ कर रहे होते हैं, वो होता है कि अपनी जो आपकी एक रिसर्चर की जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो उनका कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है। उनको जो फिनोमेनोलॉजिस्ट भी उसको यूज़ करते हैं कि ब्रैकेटिंग कर देनी चाहिए अपनी जो कॉमन सेंस नॉलेज है, तो वो, और या पब्लिकली आप बता दो, पहले ही पब्लिकली अनाउंस करो, जो रिसर्चर है उसको अनाउंस करना चाहिए वो कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, उसके अपने क्या इंटरेस्ट हैं, अपनी कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है, ताकि उसकी जो रिसर्च है वो जेन्युइन लगे। दूसरा, फिलोसफर्स यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिविटी का कंसेप्ट कि अपने ही माइंड पे, जब माइंड थिंक करता है माइंड ही के बारे में, माइंड थिंक अबाउट माइंड, ये एक फिलोसफिकल कंसेप्ट है, इसको छोड़ो भी, बट मतलब कहने का ये मतलब है, ये वाली रिफ्लेक्सिविटी वो वाली नहीं है, ठीक है। जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिविटी, टोटली डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट कॉमन सेंस नॉलेज, कॉमन सेंस नॉलेज को आप ये टर्म देता है अंडरलाइंग पैटर्न, ठीक है, ये भी याद रखना। कॉमन सेंस नॉलेज को अंडरलाइंग पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। लोग ये अंडरलाइंग पैटर्न को यूज़ करते हैं, यानी कॉमन सेंस को यूज़ करते हैं सिचुएशंस को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, या एक्शंस को इंटरप्रेट करने के लिए, एंड इन रिटर्न दीज आर यूज्ड एज एविडेंस टू अपडेट एंड रीइंफोर्स द अंडरलाइंग पैटर्न। नहीं समझ आया, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या है, पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पे अंडरलाइंग पैटर्न है, यानी कॉमन सेंस नॉलेज है, इसके बेस पे आप किसी एक्शन को इंटरप्रेट करते हो, यानी आप इसको एविडेंस मानते हो, इसको सच मानते हुए आप एक चीज़ को इंटरप्रेट करते हो, एक्शन को इंटरप्रेट करते हो, और फिर एट द सेम टाइम जब आप इसको इंटरप्रेट करते हो, इसको सही मानते हो, तो इसको यूज़ करते हो अपनी कॉमन, इसको एज ए एविडेंस यूज़ करते हो
और अपनी जो कॉमन सेंस नॉलेज है उसका एविडेंस बनाते हो और कॉमन सेंस नॉलेज को क्या करते हो, स्ट्रेंथन कर देते हो, री कर देते हो, यानी आपको और ज़्यादा यकीन आ जाता है कि मेरी जो कॉमन सेंस नॉलेज थी वो ठीक थी, वो सही थी, वो अच्छी थी, वो बेस्ट थी, और वो आप कॉमन सेंस नॉलेज और आपकी स्ट्रेंथन हो जाती है और ज़्यादा अपडेट हो जाती है। एग्जाम्पल है, मान लो, एग्जाम्पल से पहले मैं ये साफ कर देता हूँ। मान लो एक स्केच है, मैं आपको बोलता हूँ कि यार मैं आपके घर आना चाहता हूँ, अब या मुझे आप इनवाइट करते हो और आप मुझे एक स्केच बना के देते हो, यानी एक मैप बना के देते हो कि ये यहाँ पे ये एक स्टोन है, उसके पास आना, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो आएगी, फिर आगे और इतना किलोमीटर चलोगे तो आगे ये आएगा, यहाँ से इधर मोड़ना, इधर मोड़ना, ये स्केच दे दिया आपने, मेरे पास मैप है। और अब यहाँ पे ये रियल वर्ल्ड है, इसमें भी बिल्डिंग भी है, बहुत सारी बिल्डिंग है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे स्टोन्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी गलियाँ भी हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये स्केच पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अकेले इस स्केच की कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मैं इस स्केच के बेस पे आपके घर पे नहीं पहुंच सकता, और अगर ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, स्केच एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी मैं आपके घर पे नहीं पहुंच सकता। ज़रा सोचना, ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, ठीक है, यही एक मुश्किल कंसेप्ट है और इसी से डॉक्यूमेंट्री मेथड निकला है, तभी मैंने डॉक्यूमेंट्री मेथड अभी तक आपको नहीं समझाया, पहले ये कंसेप्ट ज़रूरी है। तो जब एक ही हाली एग्जिस्ट करता है तो मैं आपके घर नहीं पहुंच सकता, हाली मैप के बेस पे नहीं पहुंच सकता, और हाली जो वर्ल्ड है मैप नहीं है तब भी नहीं पूछ सकता, तो दोनों के बेस पे पहुंचूंगा। अब मैं क्या करूँ, मैं पहले मैप में देख रहा हूँ कि ये बिल्डिंग के पास जाना है, अब मैं रियल वर्ल्ड में गया तो यहाँ तो बहुत सारी बिल्डिंग है, तो फिर मैंने देखा कि फिर मैप पे देखा, फिर मैप के बेस पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये वो वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, एट द सेम टाइम मैं मैप के बेस पे बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ, और इस जब मुझे बिल्डिंग, या ये कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को मैं मैप से मिला रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। मैप में जो बिल्डिंग है, रियल वर्ल्ड में वो बिल्डिंग देख रहा हूँ, तो इसको एविडेंस मानता हूँ, मैप में जो बिल्डिंग है इसको एविडेंस मान के मैं लोकेट करता हूँ रियल वर्ल्ड में बिल्डिंग, और मैं बोलता हूँ हाँ ये वही बिल्डिंग है। एट द सेम टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो बिल्डिंग है, इसको मैं मैप में देख रहा हूँ और मैं बोलता हूँ हाँ ये वही बिल्डिंग है, तो इसको एविडेंस यूज कर रहा हूँ और मैप में, तो दोनों चीजें सेम टाइम पे हो रही हैं। मैप के बेस में मैं वर्ल्ड को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वर्ल्ड के बेस पे मैं मैप को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ध्यान से सुनना और इस पे सोचना भी, इस एग्जाम्पल पे अगर आप ये समझ गए ना, तो आप इसका मतलब एथनोमेथोडोलॉजी को समझ गए, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल एक होगा तो आप घर पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, मैप पे देख रहे हो बिल्डिंग और ढूंढ रहे हो रियल लाइफ वर्ल्ड में, और मैप वाली बिल्डिंग को एविडेंस मान के आप एक बिल्डिंग को उसके साथ मिलाते हो और बोलते हो ये वो बिल्डिंग है, तो इसको एविडेंस यूज किया और इस पे आप पहुंच गए कि ये वो वाली बिल्डिंग है, ठीक है। लेकिन जब आप मैप वाली बिल्डिंग को और उस वाली बिल्डिंग को मिला रहे होते हो ना आपस में, मैप वाली बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग को आपस में आप मिला रहे होते हो कि वही है कि नहीं, तो आप दोनों कर रहे होते हो, इसको उससे भी मिला रहे होते हो, या ये कह सकते हैं हम उसको इससे मिला रहे हैं, ठीक है, इसको इससे मिला रहे हैं, या ये कह सकते हैं इसको इससे मिला रहे हैं, तो दोनों कर रहे होते हैं। एक टाइम पे इसको एविडेंस यूज करके उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, एक टाइम पे इसको एविडेंस यूज करके इसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सोचना भी खुद से, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल ये है कि मान लो एक गर्ल है, एक बॉय है, उनको हमने एक शॉप में भेजा कि आप वहाँ पे क्या करो, खिलौनों की शॉप है, टॉय सेलेक्ट करो। गर्ल ने एक डॉल सेलेक्ट करी, यानी ये एक सॉफ्ट टॉय है, और लड़के ने एक क्या किया, गन सेलेक्ट करी। अब ये उन्होंने टॉय सेलेक्ट किए। अब मुझे कोई बोलता है कि ये इंटरप्रेट करो आप इसको, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मैं अपनी कॉमन सेंस मतलब नॉलेज यूज़ करूँगा। मेरी कॉमन सेंस नॉलेज में पहले ही है कि क्या है, मेरी कॉमन सेंस नॉलेज में सोसाइटी ने मुझे सिखाया है कि जो गर्ल्स हैं वो वीक हैं, बॉयज़ हैं जो वो थोड़े क्या हैं, स्ट्रांग हैं। तो मैं इंटरप्रेट करूँगा इस कॉमन सेंस नॉलेज के बेस पे, इसको एविडेंस माना मैंने और इसके बेस पे इंटरप्रेट किया कि ये देखो, ये देखो, क्योंकि गर्ल्स वीक होती हैं, मैं इसको एविडेंस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स वीक हैं, बॉय स्ट्रांग हैं, इसीलिए गर्ल ने डॉल चुना और
बॉय ने गन चुनी। एक ये तरीका है। एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, इस बात को एविडेंस मानूंगा, क्योंकि गर्ल ने डॉल चुनी है एक सॉफ्ट टॉय और बॉय ने गन चुनी है हार्ड टॉय, इसलिए क्या है, गर्ल्स वीक हैं और बॉयज स्ट्रांग हैं। तो एक टाइम पे मैं इसको एविडेंस मान के उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, फिर उसको एविडेंस मान करके अपनी कॉमन सेंस नॉलेज को जस्टिफाई कर रहा हूँ और कॉमन सेंस नॉलेज को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो जस्टिफिकेशन वाला हमने पहले पढ़ा था ना, लोग जस्टिफाई करते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं, और उधर वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, हमने कहा था लोगों को भी नहीं पता, और एथनोमेथोडोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लोग जस्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्री मेथड यूज करते हैं। तो यही जो रिफ्लेक्सिविटी है, इसको रेडिकल रिफ्लेक्सिविटी भी कहता है। कौन? हैरोल्ड गारफिंकल इसको रेडिकल रिफ्लेक्सिविटी भी बोलता है। ठीक है, और यही इसी का नाम, दूसरा नाम जो है डॉक्यूमेंट्री मेथड भी है। ठीक, यही है डॉक्यूमेंट्री मेथड। इसी तरीके से मेकिंग हार्ट, ये चलो छोड़ो इसको, ये मैंने एक एग्जांपल दी थी ऐसे ही, तो अभी मैं सोचता हूँ ये उतनी अच्छी नहीं है, इसको छोड़ो क्योंकि टाइम भी नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। साइकोथेरापी वाली जो एग्जांपल थी, जो मैंने ऊपर एक्सपेरिमेंट बताया था, हैरोल्ड गारफिंकल ने किया था, साइकोथेरापी काउंसलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, मान लो जब एडवाइजर था और इधर स्टूडेंट बैठा था, तो एडवाइजर से उसने पहला ही क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरे पेरेंट्स, मान लो उसने पूछा मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा रिलीजन अलग है, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड का रिलीजन अलग है, तो क्या मेरे पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे। मान लो एडवाइजर ने रैंडम जवाब दिया नो, वो यस, हाँ करेंगे सपोर्ट। तो इस यस को इसने एविडेंस माना। इसके बेस पे स्टूडेंट ने क्या किया, एक कॉमन सेंस नॉलेज या अंडरलाइन पैटर्न बना दिया और अज्यूम कर लिया इस कॉमन सेंस नॉलेज में, ये जो एडवाइजर है, जो एक्सपर्ट है, ये मतलब मेरी सपोर्ट में है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये बोलता है कि हाँ भाई डिफरेंट रिलीजन्स में शादी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, और तेरे पेरेंट्स जो हैं मान जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसने देखा कि ये जो बहुत कोऑपरेटिव है, डिफरेंट रिलीजन्स में शादी करने पे विश्वास रखता है, ये ठीक है, तो इसको एविडेंस मान के इसने क्या किया, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बना दी। अब इसने आगे और आंसर दिए, ठीक है, और मान लो कोई कंट्राडिक्टरी आंसर दिया इसने, कंट्राडिक्टरी। अब कंट्राडिक्टरी आंसर की वजह से क्या हो जाना चाहिए था, डिसऑर्डर हो जाना चाहिए था, हमने वहां देखा कि डिसऑर्डर नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, इस कॉमन सेंस को फिर एविडेंस माना और इसके इस आंसर को इंटरप्रेट किया, और उसने बोला कि हाँ तो ये पहले ही तो डिफरेंट रिलीजन में शादी को मानता है, मेरी सपोर्ट में है, ठीक है। अब ये इसने कंट्राडिक्टरी आंसर दिया है, तो इसने इसको एविडेंस मान के इसको इंटरप्रेट किया कि ये बेसिकली कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये तो पहले ही मेरी सपोर्ट में है। ये जो इसने आंसर दिया है, शायद इसका मतलब ये इसलिए इसने दिया है क्योंकि ये मेरी रियल सिचुएशन को ये नहीं जानता है। ठीक है, तो किस तरीके से उसने डाकू, उधर मैंने बोला था कि वो एक मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, और अपने इस डिसऑर्डर में देखो मेथड किस किस लिए यूज हो रहे हैं। इधर मैंने आपको बोला जस्टिफाई करने के लिए, इधर मैं बोल रहा हूं इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, मेथड यूज कर रहा है, और एट द सेम टाइम ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, डिसऑर्डर था तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए भी मेथड। तो मेथड तीन चीजों के लिए यूज हो गया ना, जस्टिफाई यानी अकाउंटेबिलिटी के लिए, पहला जो एथनोमेथोडोलॉजी कंसेप्ट है, दूसरा इंटरप्रेट मेकिंग सेंस ऑफ, और तीसरा ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, जो मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई। तो इन सब को वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्री मेथड्स वो यूज कर रहे हैं, यानी रेडिकल रिफ्लेक्सिविटी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जुवेनाइल डेलिक्वेंट की। ठीक है, एरोन सिरकोरल ने इस पर स्टडी करी थी। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, मान लो एक कोई एक्सपर्ट है, यहाँ पे भी हम मान लो, ठीक है, ये मैं अपने से एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एक्सपर्ट है और उसको मैंने एक क्लासरूम में भेजा, और उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उस एक्सपर्ट्स को मैंने पहले ही से बोला कि यार इस क्लासरूम में जुवेनाइल डेलिकेंट्स हैं। मैंने उसको बोला तू जा वहाँ पे देख कि क्या वो वाकई ही जुवेनाइल डेलिकेंट्स हैं या आम जो अच्छे बच्चे हैं। वो जाता है, वो मेरे से जब उसने सुना जुवेनाइल डेलिकेंट्स है, तो उसने पहले ही एक अंडरलाइन पैटर्न बना दिया, कॉमन सेंस बना दी कि उसमें जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स होंगे। अब यहाँ बच्चे थे, बच्चे उससे सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, बच्चों ने सोचा ये हमारा टीचर आया, क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं आपस में। तो उसने क्या बोला, भाई ये देखो ये बच्चे कैसे हैं, शोर कर रहे हैं,
बार बार हाथ उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो इसको एज ए एविडेंस मान के अपनी कॉमन सेंस को इनको इंटरप्रेट करेगा कि ये क्या है, जुवेनाइल डेलिकेंट। और एट द सेम टाइम वो इसको एविडेंस मानेगा क्योंकि ये लोग जो हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा काम कौन करता है, जुवेनाइल डेलिकेंट्स। तो ये जो उसकी कॉमन सेंस एक अजम्पशन, इसकी एविडेंस मान के अपनी कॉमन सेंस अजम्पशन को अपडेट कर लेगा कि जुवेनाइल डेलिकेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपस में शोर शराबा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। हालांकि यही चीज़ अगर हो, मान लो कि उसको पहले ही से मैंने बोल दिया कि एक क्लास में अच्छे इंटेलिजेंट बंदे हैं, अब उसने इसको ही अगर अज्यूम कर दिया अपनी कॉमन सेंस नॉलेज में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो अब बच्चे जब उससे क्वेश्चन पूछेंगे, आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, तो वो इसके बेस पे इसको इंटरप्रेट करेगा कि ये अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्री मेथड यूज़ करेगा। और देखो यहाँ पे इंडेक्सिकलिटी का भी कंसेप्ट आ गया, किस तरीके से सिचुएशन जब बदल जाए, ठीक है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी बदल जाती है, वो कंसेप्ट भी इधर है, ठीक है। ये मैंने वही सुसाइड वाली एग्जांपल भी दी थी। अंडरलाइंग पैटर्न है लोग कोरोनर्स का, कि डिप्रेशन होती है जब, आइसोलेशन होती है जब, लेटर मिलता है, रोप मिलता है, तो वो डेथ को उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक सुसाइड है। वही मैप वाली बात, मैप के बेस पे इसको मानते हो, इस रियल लाइफ वर्ल्ड के बेस पे मैप को अपडेट करते हो। तो वही बात है, अंडरलाइंग पैटर्न के बेस पे उसने सुसाइड को, डेथ को इंटरप्रेट किया कि सुसाइड है, और जब इंटरप्रेट किया सुसाइड है तो इसको माना एविडेंस कि ये देखो ये सुसाइड है। तो क्योंकि इस सुसाइड में रोप्स, डिप्रेशन, आइसोलेशन लेटर यूज़ हुआ था, तो इसका मतलब जो मेरी जो अजम्पशन में हमेशा से अज्यूम करता है वो ठीक है, तो उसको इसने और स्ट्रेंथन कर दिया और अपडेट कर दिया। तो ये गारफिंकल जो है इसको क्या बोलता है, इस बोलता है कि जो सोशल रियलिटी होती है वो एसेंशियली रिफ्लेक्सिव है। ही यूजेज द नेम डॉक्यूमेंट्री मेथड फॉर दिस। तो अब आपको समझ आ गया लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन एक मेथड जो हैरोल्ड गारफिंकल ने एज ए एथनोमेट्रोलॉजिस्ट फाइंड किया, तो वो बोला है कि इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री मेथड। लोग अननोइंगली या नोइंगली डॉक्यूमेंट्री मेथड अपनी वो तीन चीज़ करने के लिए यूज़ कर रहे थे। दस वन सच मेथड यूज्ड बाय पीपल टू मेक देयर एक्टिविटीज विजिबली रैशनल एंड रिपोर्टेबल, दैट इज अकाउंटेबल, इज डॉक्यूमेंट्री मेथड। वी जस्टिफाई टू ओवर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑन डिमांड। जब भी एक दूसरे पूछते हैं हमसे कि इसको जस्टिफाई करो, हम जस्टिफाई करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को यूजिंग दिस मेथड। कुछ और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, वीडियो लंबी हो रही है। समटाइम्स ये जो इनको अब मैं, अच्छा मैं ये जो पीपल मेथड यूज़ कर रहे हैं इसको मैंने बोला एथनो मेथड। एथनो मेथड मतलब जो लोग यूज़ करते हैं वही मेथड, ठीक है। तो समटाइम्स ये जो एथनो मेथड्स होते हैं, जो लोग मेथड यूज़ करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्री मेथड, ये may lead people rather than the opposite, that is sometimes ये एथनो मैथडोलॉजिस्ट, जो एथनो मेथड्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार वो लोग इनमें इंटेंकल्ड हो जाते हैं, इन एथनो मेथड्स के हिसाब से ही कई बार लोग काम करते हैं। दैट इज पीपल आर नॉट वॉलेंटरली एंड कॉन्शियसली यूजिंग देयर एथनो मेथड्स। लोग जो एथनो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो वॉलेंटरली या कॉन्शियसली यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो हमेशा एथनो मेथड्स को अपने हिसाब से यूज़ करते, लेकिन ऐसा नहीं है। दे यूज़ without thinking, and sometimes people are entangled in this so much that they leave the initial motivation for action। कि कभी कभी वो इन मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं एथनो मेथड्स, डॉक्यूमेंट्री मेथड जैसे एक एग्जांपल आ गया, वो इतने इनमें इतना खो जाते हैं कि वो इनिशियल जिस वजह से अपना एक्शन, जो मोटिवेशन थी एक्शन करने की, उसको ही छोड़ देते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो तो एक एथनो मेथड है, एक और रिसर्चर था, मुझे उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, तो उसने एक एथनो मेथड जो है आइडेंटिफाई किया। जैसे हैरोल्ड गारफिंकल ने डॉक्यूमेंट्री मेथड की बात की, उसने बोला एक एथनो मेथड है कि लोग हमेशा क्या करते हैं, एक ये मेथड यूज़ करते हैं कि वो आर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, कि पहले आर्डर बना रहना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में हैं। पहले हमारी जो भी एक्टिविटी है वहाँ पे सोशल आर्डर मेंटेन रहना चाहिए। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी। इसमें एक एग्जांपल थी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, टेस्टिंग कॉफ़ी। उसने कुछ एक्सपर्ट कॉफ़ी टेस्टर बुलाए, ठीक है, और उनको बहुत सारे कॉफ़ी के कप दे दिए अलग अलग फ्लेवर के, और उसने बोला कि आपने क्या करना है, इनको टेस्ट करना है, कॉफ़ी को टेस्ट करना है, और फिर इस टेस्ट करने के बाद आपने ये टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव वे में क्या करना है, आपने ये टेस्ट क्या करना है, ये टेस्ट करके इसको आपने ऑब्जेक्टिव भी नहीं बोला उसने, इसने बोला कि इस टेस्ट करने के बाद आपने ये डिस्क्राइब करना है, कि टेस्ट आपको कैसा लगा, इसका क्या टेस्ट है।
ठीक है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें ये सब होता है, कॉफ़ी के टेस्ट किए जाते हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है ताकि उम, उनकी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बिके, एक अलग से अलग टेस्ट वहाँ पे लाए जाएं। ठीक है। और इनको एक उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल था। अब ज़रा ज़रा भाई बोलोगे कॉफ़ी का टेस्ट चॉकलेट जैसा है, ठीक है, ये तो एक चॉकलेट, एक ये मतलब डिस्क्रिप्टर्स आप यूज़ कर रहे हो, डिस्क्रिप्टर्स यूज़ कर रहे हो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो सिंपल है, ये तो समझ आ जाएगा भाई। लेकिन कुछ ऐसी टर्म है कि कॉफ़ी का टेस्ट बैलेंस्ड है, कॉफ़ी का टेस्ट क्लीन है, ये तो भाई इनको हर कोई बंदा अलग मतलब निकालेगा। ठीक है, तो ये सही से तो टेस्ट नहीं, ये इन्होंने तो टेस्ट किया, लेकिन बैलेंस से क्या मतलब है, मुझे क्या पता चलेगा बैलेंस टेस्ट क्या होता है, वो तो उन्होंने कर दिया। अब कंपनी बोलेगी इस कॉफ़ी का टेस्ट बैलेंस्ड है, तो मुझे पता ही नहीं बैलेंस्ड क्या है, मैंने तो टेस्ट करके देखा नहीं। तो अब इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, तो उन्होंने साथ में एक चार्ट बना दिया। ठीक है, और ये चार्ट उनके हाथ में एक मटेरियल थिंग आ गई, टेंजिबल थिंग आ गई। इस चार्ट के हिसाब से क्या था कि इस चार्ट में लिखा था कि हर उसकी स्वीटनेस चेक करो और 1 से 10 तक नंबर दो कितनी है, उसका कड़वापन चेक करो वो कितना है, तो 1 से 10 से नंबर दो, ऐसे अलग अलग चीज़ें थी। और उनको बोला था 1 से 10 तक नंबर दो, ताकि थोड़ा जो ये ऑब्जेक्टिव लगे, ताकि थोड़ा ऑब्जेक्टिव लगे, रिपोर्टेबल करना इजी हो जाए आपके लिए। तो कंपनी ने ऐसा उनको कर दिया। ठीक है, ये और ये जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली नहीं है, ये जो बंदा काफ़ी जो जिसने ये किया था, जिसने स्टडी करी थी, वो एक नेचुरल सेटिंग में, ये नेचुरली ये एक कंपनी ने ऐसे बुलाए थे काफ़ी टेस्टर, उनको वो स्टडी कर रहा था। और नेचुरल में और एक्सपेरिमेंट में फ़र्क होता है। नेचुरली मतलब आप जब कर रहे होते हो तो वो चीज़ें लोग जो हैं अच्छे से बिहेव करते हैं, वहाँ हाथ और इफेक्ट नहीं होता। तो जब उनको चार्ट दिया तो उन्होंने अब क्या किया, वो क्या करने लगे, कॉफ़ी का पहले टेस्ट करते थे, उसको पहले वो वैसे करते थे लेकिन डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे। अब जब चार्ट दिया तो वो चार्ट के हिसाब से ही टेस्ट करने लगे, चार्ट के हिसाब से ही वो टेस्ट करने लगे, क्योंकि उनको लगा चार्ट के बेस पे हम ऑब्जेक्टिवली हम जो अब बोलेंगे बैलेंस्ड है, तो एक बैलेंस की डेफिनेशन बन जाएगी, उसमें स्वीटनेस कितनी है, उसमें कड़वापन कितना है, उसमें और कुछ कितना है। तो वो चार्ट को देख के पहले टेस्ट करते, एक बार जुबान लगाते तो देखते स्वीटनेस को चेक करने की कोशिश करते, दूसरी बार दूसरे को। अब बहुत सारे अलग और टेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो चार्ट में थे ही नहीं, उनको वो उनका कंसर्न नहीं था। तो अब देखो कि चीज़ों को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, आर्डर बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जो ओरिजिनल उनकी मोटिवेशन थी, ओरिजिनल पर्पस था टेस्ट करने का कि हमें टेस्ट के बारे में पता चले, वो तो चार्ट के हिसाब से चलने लगे आर्डर के चक्कर में। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने प्रेफरेंस आर्डर को दी, ऑब्जेक्टिविटी को दी। इसी तरीके से एक और अच्छी एग्जांपल है आस्किंग डायरेक्शंस फ्रॉम बाईपासर। कुछ लोग हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि वो पैदल चल रहे हैं, उनको पैदल किसी जगह पर जाना है। ठीक है, दो बंदे थे, उन्होंने एक बाईपासर को एक बंदा वहाँ पे और था, बैठा हुआ था एक स्ट्रीट के पास, उससे पूछा भाई मैं फलानी जगह, फलाना पार्क है, वहाँ पे पहुँचना है, मैं कैसे पहुँचूँ, हाउ डू आई रीच टू दैट पार्क। तो इस बाईपासर ने उनको बोला क्या, भाई आप फलानी जगह जाओ, मान लो एक स्टेशन का नाम लिया, उस स्टेशन पे जाओ और उस स्टेशन पे क्या करो, वहाँ से आपको बस नंबर 100 मान लो 68 मिलेगी या कुछ, और वो बस पकड़ लेना। हालांकि इनके कहने का मतलब क्या था, ये पैदल चल रहे थे कि भाई हमने चल के जाना है, तो बस बताया जा रहा है, तो इनको क्या बोलना चाहिए था आगे से कि भाई, इन पासर्स को बोलना चाहिए था उनको कि हमें तो ये बता कि पैदल कौन सा रास्ता है। लेकिन क्योंकि अगर ये ऐसा पूछती उसको दोबारा से, एक बार ऑलरेडी उन्होंने पूछा रास्ता बता, अब दोबारा से पूछते कि भाई ये बता हमें पैदल, हम तो पैदल जाने वाले हैं, तो इनको लगा कि हो सकता है ये जो रास्ता बताने वाला है ये एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए, हो सकता है यहाँ मतलब हमारी वजह से, तो ये जो इंटरेक्शन हमारी है इसमें डिसऑर्डर हो जाए। ठीक है, तो डिसऑर्डर की एक संभावना यहाँ पे थी, तो इसलिए उन्होंने वो बात पूछी ही नहीं। तो इन्होंने सिंपल पूछा अच्छा भाई वो बस स्टैंड कहाँ है, मतलब वहाँ से हम जो फिर गाड़ी ही पकड़ लें। तो इन्होंने किस तरीके से, जो ओरिजिनल इनका पर्पस था कि हमने पैदल जाना है, वो तो भूल ही गए आर्डर के चक्कर में। इन्होंने जो उस बंदे का जो ओरिजिनल मोटिव था पैदल जाने का वो तो छोड़ ही दिया, तो आर्डर के चक्कर में उस बंदे के उसमें ही इंटेंगल्ड होके रह गए। ठीक है, कि आर्डर के चक्कर में इन्होंने अपने ओरिजिनल मोटिव को ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक और था। अब एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी में डिफरेंस क्या है वो भी बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा ही रह गया बता देता हूँ। देखो फिनोमेनोलॉजी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लोगों के मेंटल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है कि लोग
अपना माइंड यूज़ करके कैसे टाइपिफाई करते हैं रियलिटी को। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो मैं इधर खाली डिफरेंस बताऊंगा, आप वो वाली वीडियो देखना। लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी में क्या होता है, हम मेंबर्स के मेथड को यानी पीपल के मेथड को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक फिनोमिनोलॉजी माइंड से रिलेटेड है और एथनोमेथोडोलॉजी जो है रियलिटी में रियल वर्ल्ड की में लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फिनोमिनोलॉजिस्ट अगर उसने फैमिली को स्टडी करना है तो वो एक बच्चे को जिसकी फैमिली को स्टडी करता है उसको कैमरा दे देगा, तो जा और अपनी फैमिली का फोटो ले, ताकि उस बच्चे का ही पर्सपेक्टिव देखें और देखें कि उसने अपनी फैमिली को किस तरीके से टाइपिफाई करके रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट होगा, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि चाइल्ड जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, क्या मेथड यूज़ करता है और उसकी फैमिली मेम्बर क्या मेथड यूज़ करते हैं, ताकि एक आर्डर बना रहे और मेंटेन रहे, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस आ गया, फिनोमेनोलॉजिस्ट जनरली क्या यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड वगैरह यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, और इसको करने के लिए वो साथ साथ फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं, दैट इज जिसको हम ब्रैकेटिंग बोलते हैं। मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड ये क्या यूज़ करते हैं, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, यानी नाम्स को ब्रेक करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया वो गेस्ट वाला, घर में एज ए गेस्ट आप एक्ट करोगे, मतलब आप नाम्स को ब्रेक करते हो नाम्स को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है, और नाम्स को जानने के लिए, ठीक है, कि क्या नाम्स, क्या कॉमन सेंस नॉलेज एग्जिस्ट करती है, क्या लोग यूज़ करते हैं उसको एक्सपोज करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आप ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट करते हो। कन्वर्जेशनल एनालिसिस, मतलब आप जो लोग इंटरेक्शन करते हैं, जैसे मैंने बोला हाउ आर यू ऐसे वगैरह, तो वो हम स्टडी करते हैं लोगों की कन्वर्जेशन। इंटरव्यूज़ किए जाते हैं एथनोमेथोडोलॉजिस्ट के द्वारा, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है किसी भी सीन की, किसी भी एक्टिविटी की, डेली एक्टिविटी की, मतलब बस स्टैंड पे गए वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले आए, लोग आपस में बातें कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग, और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। ट्रांसक्रिप्ट, बहुत सारी अगर लोगों में इंटरेक्शन है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट लिखी जाती है और उसको फिर स्टडी किया जाता है। तो ये मेथड यूज़ करते हैं एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे मैंने बोला गेस्ट इन हाउस, वो हमने बोल दिया। और क्या एग्जांपल हो सकती है, आप कभी रोड पे जाना और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग जो हैं, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आपने नाम को ब्रेक किया तो आपको पता चलेगा लोगों का रिएक्शन क्या है। और इस चीज़ में आपको एक तो आपने ये रूल ब्रेक किया रॉन्ग साइड चल के, लेकिन बहुत सारे और नाम्स भी आप ब्रेक कर रहे होंगे, वो आपको वहाँ पे एक्सपोज होंगे जब अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। और दूसरी बात, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब एक सीमिंगली डिसऑर्डर क्रिएट होने वाला हो तो कभी कभार लोग क्या होते हैं उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं दूसरे तरीके से और वहाँ पे भी आर्डर मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कि वो साइकोथेरापी वाले जो एक्सपेरिमेंट में वहाँ कंट्राडिक्शन आई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर लिया और आर्डर मेंटेन कर लिया। जहाँ पे गेस्ट लड़के घर में बन के गए थे तो कई बार उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन दी, ये जोक कर रहा है या इसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए ये एक्स्ट्रा पोलाइट है, तो लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं ताकि आर्डर भी डिस्टर्ब नहीं होता। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस, लोगों से आप क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हो, जैसे किसी ने बोला हाउ आर यू, तो आप आई एम फाइन करने की वजह से बोलते हो, उसको बोलते हो व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली, तो वो बंदा आगे से कैसे रिएक्ट करेगा जब आप ऐसे बोलोगे, तो आप देखोगे उसको। जब कोई आपकी तरफ स्माइल करता है आप रिटर्न में स्माइल ना करो, एंड सो ऑन, ऐसे ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट भी यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो इतनी है एथनोमेथोडोलॉजी में, मुझे नहीं लगता और कुछ है पढ़ाने के जो मैं पढ़ाऊँ आपको जो पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। तो शुक्रिया।